हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों, बढ़िया तरीके से रह रहे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में डे 31 की। तो इससे पहले हमने 30 क्लासें जो कि यहाँ पर कर दी हैं। आज हम 31वीं क्लास है जो कि करेंगे और इसमें हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की। आज से शुरू कर रहे हैं हम मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे और मुग़लों के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ से आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो प्राचीन भारत का इतिहास था उसमें मैंने आपको सब कुछ करा ही दिया है। एक टॉपिक है जो कि बचा है, उसको मैं आने वाले समय में कराऊंगा, जो कि है गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल। क्योंकि इसका कंटेंट है जो कि मैंने अभी वैसे तैयार नहीं किया है, इस वजह से मेरे को यहाँ पर इसको स्किप करना पड़ा। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करना, क्योंकि इसके बाद मैं करा दूँगा जब मध्यकालीन भारत का इतिहास हो जाएगा उसके बाद मैं वहाँ पर गुप्त और उत्तर गुप्त काल को भी करा दूँगा। तो आप लोड मत लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे अरब और तुर्की आक्रमण की। अरब और तुर्की आक्रमण की हम बात करेंगे जो कि मध्यकालीन में बाहरी आक्रमण यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा आप लोग रीजनिंग भी देखें, रीजनिंग की क्लास से जुड़ें। पेपर हल में करा रहा हूँ और हिंदी की क्लास आप लोग देख सकते हैं, 30 क्लास है जो कि यहाँ पर मैंने करा दी हैं। बिनसर ईयर बुक कराई जा रही है आप लोगों को, करंट अफेयर आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग सभी वीडियोज़ को यहाँ पर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। तो देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इतिहास की। तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। अगर हम 712 AD तक देखें तो इसको हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं और आधुनिक इतिहास को हम 1707 के बाद पढ़ते हैं। अगर हम मध्यकाल में भी जाएं तो मध्यकाल में हमने इसको 2 भागों में बांटा है, 712 से 1206 तक और फिर है 1206 से 1707 तक। तो आज हम बात करेंगे 712 से 1206 तक का इतिहास। इसमें हम देखेंगे जो अरब आक्रमण हुए थे, तुर्की आक्रमण हुए थे, उनके बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखो दोस्तों, यहाँ पर जब हम बात करते हैं अरब और तुर्की आक्रमण की, तो मुस्लिम आक्रांता हैं जो कि यहाँ पर भारत में आए थे। तो मुस्लिम आक्रांता जब यहाँ पर भारत में आए थे तो हमें थोड़ा सा उनके बारे में जान लेना चाहिए कि वो किस धर्म से संबंधित हैं। इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म की स्थापना से आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है और ये आपके सिलेबस में भी है, इसलिए हम पहले इस्लाम धर्म की स्थापना के बारे में बात करते हैं। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो ये एक एकेश्वरवादी धर्म है। एकेश्वरवादी का धर्म का मतलब है कि ये एक ईश्वर की संकल्पना पर विश्वास करते हैं, यानी कि ईश्वर एक है। जैसे हम बहुदेववाद पर हम जो हिंदू हैं वो बहुदेववाद पर यहाँ पर विश्वास करते हैं, हमारा धर्म है। लेकिन अगर हम इस्लाम धर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर एकेश्वरवाद है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें अगर इसके संस्थापक की, तो हज़रत मोहम्मद साहब हैं जो कि इनके संस्थापक हैं इस्लाम धर्म के, और इनको 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सकता है मैं उतना ही कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। इसको डिटेल में अगर हमने पढ़ना होगा तो इसके बाद हम अलग से क्लास हम कराएंगे जिसमें हम भारत के इतिहास को फिर से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें हज़रत मोहम्मद साहब की, तो इनको 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कहाँ पर? मक्का में हुई थी, मक्का। और मक्का में हीरा नामक गुफा है, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी में इन्होंने एक यात्रा की जिसको हज यात्रा कहते हैं। हज यात्रा कहाँ से कहाँ तक? मक्का से मदीना। आप लोग इस्लाम धर्म में सुनते होंगे हज यात्रा का वहाँ पर प्रचलन है, जो कि मक्का से मदीना की यात्रा है।
और इसको इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, हिजरी संवत। इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो 8 जून 632 में इनकी मृत्यु हुई थी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर हुई थी, तो ये मदीना में हुई थी। मदीना में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, यहीं पर इनको दफनाया गया था। अब इनके जो उत्तराधिकारी आए, इनके बाद के जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा जाता है। खलीफा, इस्लाम धर्म में जो खलीफा होते हैं इनके बारे में आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर जो हम लोगों ने, जब हम आधुनिक भारत के इतिहास में हम बात करेंगे तो एक आंदोलन पढ़ते हैं और उस आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ चले थे 1920 में, गांधी जी के द्वारा यहाँ पर समर्थित थे। तो यहाँ पर जो खलीफा है, वो जो पद है उसको समाप्त किया जा रहा था तुर्की के द्वारा। इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आंदोलन किया गया था, खलीफत आंदोलन उसको कहा गया। तो ये जो खलीफा पद है इसको 1924 में समाप्त कर दिया गया। इसको कब समाप्त किया गया, 1924 में। आप लोगों से खलीफा पद समाप्त कब हुआ ये पूछा जा सकता है, तो 1924 आप लोगों को याद करना है। इसके बाद यहाँ पर भारत में इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। तो अरब आक्रमण सबसे पहले यहाँ पर होते हैं इस्लाम धर्म की, अगर हम बात करें मध्यकाल में। और ये जानकारी है जो कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको पता करना है तो उसके जानकारी के स्रोत आपको पता होने चाहिए। जानकारी के स्रोत क्या होते हैं, या तो किसी लेखक ने हम उनकी रचना पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, या फिर पुरातात्विक पढ़ेंगे, या फिर उस समय के जो राजवंश हैं उनके अभिलेख पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं। और इनके जो जानकारी के स्रोत हैं वो चचनामा है एक पुस्तक, और इसके जो लेखक हैं वो अली अहमद हैं। चचनामा आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। चचनामा, अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है, लेखक है अली अहमद, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो अरब आक्रमण है यहाँ पर एक पहला आक्रमणकारी आता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, तो इसने सबसे पहले 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और ये यहाँ पर सफल रहा था। ऐसा नहीं कि इसने पहला आक्रमण 712 में ही किया था, इससे पहले जितने भी आक्रमण किए थे इसने कोशिश तो बहुत की थी भारत पर आक्रमण करने की, लेकिन जो सिंध वाला क्षेत्र है, जो कि हम जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र देखते हैं, पश्चिम उत्तर भारत, वहाँ पर ये सफल नहीं हो पाया था। इसके जो आक्रमण थे उसको कुचल दिया गया था भारतीयों के द्वारा। लेकिन 712 में ये क्या होता है, सफल होता है। उस समय यहाँ पर दाहिर सेन है जो कि शासन कर रहे होते हैं, और इसके यहाँ पर जो दाहिर सेन है उनको ये पराजित कर देता है, क्योंकि दाहिर सेन जो थे वो ब्राह्मण धर्म से संबंध रखते थे। और उस समय जो मौर्य यहाँ पर बौद्ध धर्म है उसका अवसान वहाँ पर किया जा रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि जो दाहिर सेन है, ऐसा मान्यता है, ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो दाहिर सेन है वो उन्होंने बौद्ध धर्म को समाप्त करने की वहाँ पर उनकी रहती थी यहाँ पर। तो इसलिए जो बौद्ध धर्म के लोग थे, अनुयायी थे, वो मोहम्मद बिन कासिम से मिल गए थे, जिसके कारण यहाँ पर जो दाहिर सेन है वो पराजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है, पहला एक। दूसरा आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इसने एक कर लगाया था जिसको हम बोलते हैं जजिया कर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जजिया कर लगाने वाला भारत पर पहला शासक कौन था, तो ये है मोहम्मद बिन कासिम। इसने गैर मुस्लिम जनता पर लगाया था, ना कि मुस्लिम जनता पर। और ये किस प्रकार का कर है आप लोगों से ये भी पूछा जाता है, तो ये एक प्रकार का संपत्ति कर है या फिर सुरक्षा कर है। उसके बाद आप लोगों को अरब आक्रमण से एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो अरब हैं उन्होंने यहाँ पर किसका व्यापार शुरू किया था या फिर किसकी खेती यहाँ पर शुरू की थी। तो खजूर की खेती इन्होंने यहाँ पर शुरू की थी, और ऊँट पालन, क्योंकि अरब में है जो कि ऊँट है जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अरब वाले जो हैं यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ऊँट के माध्यम से ये व्यापार करते थे। ठीक है, तो माध्यम इनका ऊँट था, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ऊँट पालन किया होगा।
अब हम देखते हैं महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी की अगर हम बात करें, देखो ये जो महमूद गजनवी है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, महमूद गजनवी एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो महमूद गजनवी की अगर हम बात करें तो ये एक तुर्की आक्रमण है, आक्रांता है। तो हम यहाँ पर, मैंने हेडिंग लिखना भूल गया था, मैं हेडिंग आप लोग लिखना तुर्की आक्रमण, तुर्की आक्रमण। तो तुर्की आक्रमण अब यहाँ पर होते हैं और उसमें महमूद गजनवी को हम पढ़ेंगे। महमूद गजनवी के बारे में हम जान लेते हैं। ये अफ़गानिस्तान में एक गजनी नामक स्थान है, गजनी साम्राज्य उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया था। किसने साम्राज्य ये स्थापित किया था? अलप्तिगीन नामक एक शासक था गजनी में, अफ़गानिस्तान के गजनी में एक अलप्तिगीन नामक शासक था जिसने 1932 में इसकी स्थापना की थी और राजधानी जो है इसने गजनी बनाई थी। उसके बाद इसका दामाद या फिर हम कहेंगे गुलाम सुबुक्तिगीन आता है और सुबुक्तिगीन का पुत्र महमूद गजनवी जो है गद्दी पर बैठता है 998 में। 998 में ये गद्दी पर बैठता है। लेकिन जिस समय इसका पिता है जो कि सुबुक्तिगीन है, उस समय ये महमूद गजनवी क्या था? खुरासान का शासक था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये भारत पर आता है महमूद गजनवी, उससे पहले ये अफ़गानिस्तान में कहाँ का शासक था? तो ये खुरासान का शासक था। इसने उपाधि यहाँ पर धारण की थी, उपाधि इसकी थी यामीन उद्दौला। यामीन उद्दौला इसकी उपाधि है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसका भारत आगमन अब हम देखते हैं। भारत पर ये कब आता है इसको हम देख लेते हैं। देखो भारत पर ये सबसे पहले आया था 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में ये पेशावर तक आया था, लेकिन पेशावर के बाद ये लौट गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम भारत में पहले आक्रमण की बात करते हैं तो ये 1001 ईस्वी का माना जाता है। जयपाल के विरुद्ध हिंदू शाही वंश, पंजाब का एक हिंदू शाही वंश है, उसका शासक है जयपाल, और जयपाल को इसने पराजित किया था। जयपाल की यहाँ पर हार हुई थी। इस प्रकार महमूद गजनवी यहाँ पर भारत पर लूट मचाता है। और जब भी हम बात करते हैं मुस्लिम आक्रमणों की, तो इनका उद्देश्य है कि भारत पर इस्लाम धर्म को फैलाना। इस्लाम धर्म को फैलाने के साथ साथ भारत की अपार संपदा को लूट कर ले जाना और विदेश में अपने अफ़गानिस्तान ले जाना। ठीक है दोस्तों, ये इनकी रणनीति रही है। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इनका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य, दो ही उद्देश्य हैं इनके। एक तो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा है यहाँ पर लूट मचाना। ठीक है, यहाँ से जो भी धन है एकत्र है उनको यहाँ से ले जाना। महमूद गजनवी से आप लोगों से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसका सबसे चर्चित आक्रमण जो कि 1025 ईस्वी में है, गुजरात के काठियावाड़ जिले पर सोमनाथ मंदिर है। तो सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, और यहाँ से ये 20 लाख दिनार की मुद्रा लूट कर ले गया था। 20 लाख दिनार की मुद्रा। इस समय यहाँ पर जो गुजरात है, चालुक्य वंश का एक शासक है जिसका नाम है भीम प्रथम। तो भीम प्रथम यहाँ पर शासन कर रहा था। इसी को हम चालुक्य वंश के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम सोलंकी वंश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे 1027 ईस्वी में ये फिर आता है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। इस समय ये जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है, लेकिन ये यहाँ पर सफल नहीं हो पाता इस आक्रमण में जाटों के विरुद्ध, और ये वापस चला जाता है। लेकिन इसकी 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और हम इस प्रकार देखते हैं कि जो महमूद गजनवी है इसने कुल 17 बार आक्रमण किए थे भारत में। और आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो इसकी उपाधि क्या है। इसकी उपाधि है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का मतलब होता है मूर्तियों का विनाश करने वाला। सोमनाथ मंदिर में इसने क्या किया? मूर्तियों को तोड़ा। हमारे जो हिंदू धर्म की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं उसको इसने क्या किया? उसको क्षति पहुँचाया।
इसलिए इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है, बुत सिकन भी कहा जाता है। और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और विश्व का पहला शासक बना था ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर इसके साथ कुछ विदेशी विद्वान भी आए थे, इसके समकालीन विद्वान थे। उनमें से अल-बिरूनी का नाम है जो कि आप लोगों से पूछा जाता है। इसने एक किताब लिखी थी अल-बिरूनी ने, किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कर लेना, ये सभी समकालीन विद्वान हैं, आप लोगों से कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अल-बिरूनी का नाम अबू रेहान भी कहा जाता है, अबू रेहान। उसके बाद हम उत्बी को देखते हैं। उत्बी की किताब है किताबुल यामिनी, आप लोगों से पूछी जाती है। और उसके बाद आता है फिरदौसी की किताब है शहनामा। और उसके बाद आता है फरूखी। तो फरूखी की किताब आप लोगों से नहीं पूछी जाती है, बाकी इन सभी की किताब पूछी जाती है। तो आप लोग इनको याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। महमूद गजनवी के बाद यहाँ पर गौरी का आक्रमण होता है, जिसको हम महमूद गौरी के नाम से जानते हैं। आप लोगों से अक्सर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और ये अफ़गानिस्तान में गजनी नामक स्थान पर ही एक वंश है जिसको हम बोलते हैं संसबानी वंश। वहाँ का एक शासक है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध पहली यहाँ पर फाइट की थी, पहला आक्रमण इसने किया था। महमूद गौरी का आप लोगों से पहला आक्रमण पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में। तो पहला आक्रमण है मुल्तान के विरुद्ध 1175 में। दूसरा आक्रमण भी आप लोगों से पूछा जाता है जो कि गुजरात आक्रमण के नाम से जाना जाता है 1178 में। और उस समय यहाँ पर शासन कौन कर रहे थे? भीम द्वितीय, जिनको मूल राज के नाम से भी जाना जाता है। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है चालुक्य वंश, सोलंकी वंश या फिर बघेल वंश। बघेल वंश आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है कि भीम द्वितीय का जो वंश है वो किस वंश से संबंधित है? बघेल वंश से। और इसमें ये जो गौरी है वो क्या हुआ था? पराजित हुआ था। और ये गौरी की पहली हार है, इसमें महमूद गौरी की पहली हार है भारत में। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि 1191 में ये फिर से आता है और इसने तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से मात खाई। पृथ्वीराज चौहान हैं जो कि पहले तराइन युद्ध में जीतते हैं और मोहम्मद गौरी इसमें हारता है। उसके बाद दूसरा युद्ध फिर से होता है इन दोनों के बीच में। और ये युद्ध कहाँ पर होता है? राय पिथौरा में। राय पिथौरा कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। राय पिथौरा का किला आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये पृथ्वीराज चौहान का किला है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का किला है, राय पिथौरा का किला। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि तराइन का युद्ध कहाँ पर हुआ था और द्वितीय युद्ध कहाँ पर हुआ था तराइन का? ये भी यहीं पर हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। लेकिन इसमें गौरी जो है वो जीत गया था। और जीतने का कारण ये था कि जो पृथ्वीराज चौहान के ही सहपाठी थे जिनका नाम है जयचंद, और जयचंद यहाँ पर गौरी से मिल गया था। जयचंद जो है गौरी से मिल गया था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान जो कि एक महान सम्राट थे वो यहाँ पर पराजित हो जाते। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, इतिहास से समझ रहे हैं। हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा। जब भी किसी भी क्षेत्र में आक्रमण हुए हैं और कोई भी विदेशी शासक यहाँ पर अपना शासन स्थापित करता है तो कहीं ना कहीं कमज़ोर शासक यहाँ पर, कमज़ोर शासक कहें या फिर उनके जो सहपाठी हैं, एकता की कमी यहाँ पर देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं भारतीयों ने ही विदेशियों को यहाँ पर एक सहायता उनकी कर रखी है, तब जाके उन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। तो जयचंद हम लोग वैसे भी अक्सर आप लोग देखते होंगे मुहावरे के रूप में भी जयचंद हम लोग बहुत बार प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब है धोखा देना। ठीक है, जयचंद की तरह नहीं बनना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक किताब है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और ये पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज चौहान की जीवनी है।
और ये किसने लिखी है? ये चंद्रबरदाई ने लिखी है। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको कर सकते हैं, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखो 1192 में ये जयचंद इससे मिला था, गौरी से, और इसका परिणाम क्या हुआ? इसने ये सोचा कि मैं गौरी से मिल जाऊंगा और मुझे शासन मिल जाएगा, लेकिन हुआ ये कि 1194 में जयचंद की लड़ाई गौरी से हो जाती है और इसमें जयचंद पराजित हो जाता है। तो जो धोखा देता है भाई उसको तो उसका फल ज़रूर मिलता है भाई, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। कभी भी अपनी लाइफ में इस तरह का कृत्य ना करें जिससे कि आप लोग मतलब आप लोगों से कोई धोखेबाज कहे या फिर आप लोग किसी से धोखा करें, क्योंकि ये जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी जो है, हमारा जीवन चक्र है, वो गोल है, कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमको भुगतने को मिल जाता है। इसलिए अपने तरफ से जितना भी हो सके हर किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करें, ये हमको इतिहास से सबक मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, और जयचंद है जो कि इसमें हार जाता है, मोहम्मद गौरी इसमें जीतता है। एग्जाम में आप लोगों से इनके युद्ध है अक्सर पूछते जाते हैं। उसके बाद 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या कर दी जाती है हिंदू खोखरों के द्वारा। ये नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते वक्त ही इसकी हत्या यहाँ पर कर दी जाती है। तो इस प्रकार इसका अंत यहाँ पर 1206 में हो जाता है। उसके बाद इसके शासन में ये गौरी जो है, इसके शासन में एक इसका दास था या फिर गुलाम कहें हम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको हम बोलते हैं गुलाम वंश, और 1206 के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। तो अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में दिल्ली सल्तनत, उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करेंगे। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश हम पढ़ेंगे, तुगलक वंश पढ़ेंगे, लोधी वंश पढ़ेंगे, ये सारे वंश हैं जो कि हम पढ़ेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।